हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल पार्ट का टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप जानते ही हैं कि डिफरेंसेस दैट आर फाउंड इन अ सोसाइटी और इन अ कंट्री, और इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री तो कोई दुनिया में है ही नहीं है। सो मेनी डाइवर्सिटी इंडिया हैज़। कितने धर्म, कितनी रेस, तरह तरह के खान पान, रहन सहन, पहनावा, डिफरेंट कल्चर्स, मतलब कोई एक यूनिफॉर्म कल्चर आपको यहाँ नहीं मिलती है। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस विच आर विजिबल, उतनी डाइवर्सिटी आप मान सकते हैं। पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, उत्तर पूर्व का हमारा क्षेत्र है, दक्षिण में हमारा क्षेत्र है, कन्नड़, मलयाली, कितनी भाषाएं। यहाँ तक कि वेडिंग सेरेमनी आप कलकत्ता में डिफरेंट पाएंगे, नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट पाएंगे, साउथ में जाएंगे डिफरेंट पाएंगे। और इसलिए कहा जाता है इंडिया को लेकर कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये जो अकोमोडेशन वाला कंसेप्ट है, ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को साथ लेके चलना, इसे ही हम अकोमोडेशन कहते हैं। जितना ज़्यादा हम इस डाइवर्सिटी को साथ लेके चल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ, उतना ही ज़्यादा हम अकोमोडेटिव हैं। अपने क्लास का उदाहरण लीजिए। आप क्लास में मान लीजिए आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए क्लास पूरी एक होती है, आपस में हंसती बोलती है, खाती पीती है, शेयर करती है चीज़ों को, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। क्लास एक वन यूनिट है यहाँ पे। अब पता चला उसमें 2 पंजाबी बच्चे पढ़ते हैं। अब आपके यहाँ होगा भी, शहरों में जो स्कूल होंगे, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के लोग भी आते होंगे, लेकिन देखिए आप लोग कितना घुल मिल के रखते हैं। खासकर हम छोटी क्लास ले लें, केजी है या अपर केजी है, फर्स्ट या सेकंड क्लास है, वो लोग तो रिलीजियस और कास्ट डिफरेंसेस को जानते भी नहीं हैं इतना, कितना घुल मिल कर रहते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं। अगर वो आपस में लड़ते भी हैं तो फिर एक हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उसी क्लास में 2 पंजाबी बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि भाई बाकी लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, और आप लोग भी उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं, तो निश्चित है कि वो दोनों अपने आप को ये पाएंगे कि क्लास उनके लिए अकोमोडेटिव नहीं है, या जो लोग उनसे अलग रहने की कोशिश करते हैं उन 2 पंजाबी बच्चों के लिए ये लोग अकोमोडेटिव नहीं है। तो कितना स्पेस आप दूसरों को देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आप अकोमोडेटिव हैं। किसी की सबसे पड़ती है, ही इज़ मोर अकोमोडेटिव। किसी की किसी से पड़ती है, किसी से नहीं पड़ती है, ही इज़ और सी लेस अकोमोडेटिव। आप बस में जा रहे हैं, मान लीजिए 2 लोगों के लिए सीट है, आप बैठे हुए हैं दोनों लोग। अब पता चला कि कोई व्यक्ति खड़ा है, अब मान लीजिए 2 लड़कियां बैठी हैं, कोई लेडी बेचारी खड़ी है, तो दोनों में से कोई, यार इसको बैठा लो, चुप रहो, 2 लोगों की सीट है, खड़े तो ऐसे लोग तमाम लोग हैं। अब देखिए दोनों के बीच में ये जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है कि एक चाह रहा है कि बैठा लो, थोड़ी सी जगह बना देते हैं। थोड़ी सी जगह बनाने का मतलब ये कि थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये स्पेस आप सीट की बात मत समझिए, ये स्पेस आप किसी को अपने दिल में देते हो, अपनी लाइफ में देते हो, अपने पास आने का मौका देते हो, ये सब स्पेस देना होता है। और दूसरा कह रहे नहीं नहीं, तो जो कह रहा है कि लाओ इसको बैठा लो यार, थोड़ी सी जगह तो बना सकते हैं हम लोग, तो वो अकोमोडेटिव है। मतलब उस लेडी को भी उस 2 लोगों की सीट पर अकोमोडेट करना चाहती है, उसको उसमें एडजस्ट करना चाहती है। तो पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन एक प्रकार से एडजस्टमेंट की भी पॉलिसी होती है, सामंजस्य बिठा के चलना सब लोगों के साथ, इसी को अकोमोडेशन कहते हैं, तालमेल बिठा के चलना। अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूसिव, मैंने सुना है उनको, यानी समावेशी। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। तो जो पॉलिसी इंक्लूसिव होगी उसमें सब शामिल होंगे। और दूसरी है एक्सक्लूसिव, यानी एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ को साथ लेना, कुछ को अलग रखना। तो ये अकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं है, उनके लिए तो है जिनको आप साथ लेके चलना चाहते हो। तो ये है अकोमोडेशन। तो यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की बात चल रही है, यानी जो भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, इतने डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनको साथ लेके चलना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना, उनके साथ एडजस्टमेंट करना, उनके डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करना, सबको खुश करके रखने की कोशिश करना, ये डेमोक्रेसी में हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसे हमें स्टडी करना है। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? तो पीसफुल तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसीज में अगर हम सबको राइट्स दे देते हैं, लोगों की अपनी सरकार है, तब तो कोई उथल पुथल होनी नहीं चाहिए, शांति रहनी चाहिए। तो क्या डेमोक्रेसीज पीसफुल सिचुएशन को क्रिएट करती हैं, हारमोनियस लाइफ को प्रमोट करती हैं सिटीजन्स के बीच में? देखिए हारमोनियस का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ट्यून्ड वे, यानी एक सद्भाव के साथ जितने भी लोग रह रहे हैं सब लोग एक दूसरे की कद्र करते हुए, दिस इज कॉल्ड हारमोनियस। अब जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो, एक साथ गीत गाते हो, एक साथ नेशनल एंथम करते हो, हारमोनी में होता है। अब पता चला कोई जनगण मनगण कर रहा है, कोई विधाता में पहुंच गया, तो देखिए एक लय में नहीं है, हारमोनी नहीं बन पा रही। तो डेमोक्रेसीज क्या लोगों के बीच में सद्भाव का जीवन प्रमोट करती हैं? ये क्वेश्चन है। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन, और एक प्रकार से फेयर एंड जस्ट एक्सपेक्टेशन हम लोकतंत्र में इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, कि डेमोक्रेसी में एक
सद्भावपूर्ण हमें सामाजिक जीवन देखने को मिलेगा। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स, हमने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। तो डिफरेंट सोशल डिविजन्स होती हैं, उनको कैसे अकोमोडेट करती हैं ये डेमोक्रेसीज। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर, देखिए फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग का, जिसमें हमने देखा था कि जो बेल्जियम है सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस। तो बेल्जियम देखिए मेन वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो है फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल की, और दोनों के बीच में कितना संघर्ष की स्थिति आई, उसके बावजूद भी बेल्जियम आज एक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम है सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस। नेगोशिएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बातचीत से निपटाने की कोशिश करना, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आने देना, कोई वायलेंस ना आने देना, और हम डिस्कस करके चीज़ों को सुलझा लें, बात करके सुलझा लें। और नेगोशिएटेड डिफरेंस मतलब डेल्ट विद द डिफरेंस। तो कितनी सक्सेसफुली उन्होंने जो डिफरेंसेस थे उनको डील किया है अमंग इथनिक पॉपुलेशंस। तो आप जाइए हमारी नोट सीरीज़ के वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको पॉइंट्स से एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और हमारी जो एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़, उसमें भी आपको लाइन बाई लाइन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे 5-6 प्रकार की गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे एक फीचर है वहाँ का कम्युनिटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ब्रसल्स में गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, वो सब मैंने वहाँ समझाया हुआ है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेरबदल करते हैं कई बार, सिर्फ इसी जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, दो जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, वो सब समझाया हुआ है मैंने। आप जाके वीडियो में देखिए। आपको सिर्फ चैप्टर का नेम लिखना है और अजीत से लिख देना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो यहाँ जो आई बटन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमने प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। नोट सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डेमोक्रेसी इज यूजुअली डेवलप और प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। डेमोक्रेसी की खासियत क्या होती है कि डेमोक्रेसी जनरली जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे खुद ही एक ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि जो प्रतिद्वंदिता होती है, लोगों के बीच में जो कंपटीशन होता है डिफरेंट, उसको कैसे डील किया जाए, कैसे कंडक्ट किया जाए। आपके स्कूल में कंपटीशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिबेट कराया जाता है, और डिबेट सद्भावना के रूप में होती है। ऐसा नहीं कि लोग लड़ने लगते हैं बाद में चल के। तो जितनी डाइवर्सिटी होती है निश्चित उनके बीच में कंपटीशन तो होगा ही होगा आगे बढ़ने के लिए, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसीज बहुत अच्छे ढंग से डील करती हैं। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशंस। इसकी वजह से कि कंपटीशन का मौका मिलता है वहाँ पे, उसको अच्छे ढंग से डील किया जा सकता है। मतलब जब हम लोगों को स्पेस देंगे, जब उनकी सुनेंगे, उनको अधिकार देंगे, उनको मौके देंगे, वही मौके और लोगों को भी मिलेंगे, तो आपस में टकराहट नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस को बखूबी डील करते हैं और उनको वायलेंट और एक्सप्लोसिव होने से रोकते हैं। तो डेमोक्रेसीज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लोसिव सिचुएशन को बनने से रोकने में मदद करती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़बरदस्ती का शासन नहीं होता। इसलिए नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन ये भी बात है कि कोई भी समाज हर कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए रिजॉल्व नहीं कर सकता, सुलझा नहीं सकता अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो, अगर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, सेम ग्रुप भी हैं, तो भी तो कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, कोई और वजह हो सकती है उसकी। तो परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं होता किसी भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट। हाँ, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हम लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस, कि ये जो डिफरेंसेस हैं समाज में पाए जाते हैं, देश में पाए जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करें। डिफरेंसेस रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदू हूँ, दूसरा मुस्लिम है, या मुस्लिम है, दूसरा हिंदू है, तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने रहने की भावना होनी चाहिए। ये है अकोमोडेशन, यानी म्यूचुअल एडजस्टमेंट। अब देखिए इंडिया का उदाहरण देखिए आप। इंडिया में जब पार्टीशन हुआ 1947, तो देखिए पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे जो भी हिंदू माइनॉरिटी में थे, वहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करा के और डरा धमका कर ज़बरदस्ती कुछ भी हो, उनकी पॉपुलेशन कम से कम कर दी गई, यानी कन्वर्जन ज़्यादा हुए। और इंडिया में देखिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया जो सेक्युलर था और लोगों को आज़ादियाँ दी गई, धर्म की भी आज़ादी थी। यहाँ पर लोग अपने परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब रहे। यानी डेमोक्रेसी वो भी है, डेमोक्रेसी हम भी हैं, लेकिन वी आर डेमोक्रेटिकली मोर अकोमोडेटिव व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। लेकिन पाकिस्तान में कट्टरता है, वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो इंडिया इज़ मोर अकोमोडेटिव, और इसी वजह से यहाँ पे लोग अपने अपने धर्म का पालन कर पाते हैं। लेकिन अगर ये रिस्पेक्ट की भावना हम नहीं रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो इसलिए यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम दी गई, भाई आप भी खुश रहो, आप भी खुश रहो। और ये सबके लिए, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होगा? हाँ, आप कोई दूसरी वजह बना दो कॉन्फ्लिक्ट की, बात दूसरी है। एंड वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म। हम इस प्रकार का मैकेनिज्म भी डेवलप कर सकते हैं कि डिफरेंसेस को नेगोशिएट किया जा सके, मतलब बातचीत से सुलझाया जा सके। अभी जैसे आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपको
कोई परेशानी किसी से होती है तो मैकेनिज़्म है, आप जाके अपने टीचर से बता सकते हो, सब्जेक्ट टीचर से बता सकते हो, फिर प्रिंसिपल से बता सकते हो, मैनेजमेंट तक बात पहुंच सकती है। एक सिस्टम है, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में मैकेनिज़म्स होते हैं कि कोई भी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो सॉल्व हो जाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, और ये डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया आउटकम में से एक आउटकम है। वो क्या है? टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस? सोशल डिफरेंसेस। टू नेगोशिएट द डाइवर्सिटी इन ए कंट्री। डेमोक्रेसी बखूबी इस काम को करती है, बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम एंड राइट्स टू पीपल टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, प्रोफेशन, एट्सेट्रा। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई, और जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स होती हैं जहाँ ज़बरदस्ती का शासन होता है, एक पार्टी डोमिनेट कर रही है या कोई तानाशाह है, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह के डिफरेंसेस को अवॉइड करते हैं। यानी टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी वो आँख फेर लेते हैं उनसे, जैसे हमको पता ही नहीं कि ऐसा कोई डिफरेंसेस वाली प्रॉब्लम है, या उसको दबाने की कोशिश करते हैं, यानी उभरने ना पाए इस प्रकार डिफरेंस। देखिए 1947 में आज़ाद हुए, उसके पहले देखिए अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, यही तो काम करते थे। कोई भी मूवमेंट होता तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो जो लोग सिर उठाएं उनको कुचल दो, दबा दो। ये नीतियाँ भी अपनाई जाती हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स में। उदाहरण के लिए आप चाइना में जो तियानमेन चौक जो इंसिडेंट था, डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग करने वाले जो स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर टैंक तक चढ़ाने की कोशिश की थी चाइना ने, तब से इतना डर बैठ गया कि वहाँ पे अब कोई डेमोक्रेसी के लिए मांग करता ही नहीं है। और एक आइकनिक फिगर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उसी समय की है कि देखिए एक व्यक्ति किस प्रकार से टैंक के सामने खड़ा हो जाता है। आज तक चाइना ने नहीं बताया कितने स्टूडेंट्स उसमें मारे गए थे। तो जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स सप्रेस कर सकती हैं या कोई इस पर ध्यान नहीं देती। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो सोशल डिफरेंसेस हों, सोशल डिविजन्स हों, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, इन सब को हैंडल करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजिम्स। तो डेमोक्रेटिक रिजिम्स का ये प्लस पॉइंट है, इसे कभी मत भूलिए। कभी भी एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी पूछे जाएँ तो आप इस पॉइंट को जरूर लिख सकते हैं कि कैपेबिलिटी टू एड्रेस, टू रिजॉल्व, टू हैंडल डिफरेंट सोशल डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डाइवर्सिटी। अब जैसे उदाहरण के लिए जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद देखिए लोगों ने लैंग्विस्टिक आधार पर स्टेट की डिमांड की, स्टेट बना दिए गए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट में उनको शामिल कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने की रखने की जरूरत थी, 371 आर्टिकल उनके लिए डाल दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ डिफरेंट अलग अलग हाई हैं जो अपने शासन को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी सो मैनी मैकेनिज्म्स आर देयर इन इंडिया। अगर मैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लूँ, उसके बावजूद भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है। हमारे यहाँ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी कभी कभी सिर उठाता है, जिसकी वजह से राइट्स हो जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि हम अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री एंड वी हैव टू लिव टुगेदर। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस। देखिए श्रीलंका का एग्जाम्पल मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं बताया जब बेल्जियम को मैंने नाम लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं आगे आएगा जरूर। जैसे श्रीलंका का उदाहरण लें, डेमोक्रेसी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस। तो श्रीलंका का केस हमें ये रिमाइंड करता है कि डेमोक्रेसी को कम से कम दो चीज़ें तो, टू कंडीशंस यानी दो शर्तें तो पूरी करनी चाहिए अगर उसे ये आउटकम लाना है कि डिफरेंसेस, डिवीजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की एबिलिटी डेमोक्रेसी में डेवलप करनी है, तो उसके लिए दो कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि M फॉर मेजॉरिटी और M फॉर माइनॉरिटी। मेजॉरिटी जो ज़्यादा नंबर में हो, माइनॉरिटी जो कम नंबर में हो। यानी 10 में से अगर मान लीजिए कि 7 किसी एक जात के हैं, किसी भी एक धर्म के, मान लीजिए वो धर्म का नाम A है, और 3 लोग अलग धर्म के मान लीजिए B है, तो साथ रहने की, एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना, ये होगी अकोमोडेटिव फीलिंग। और अगर डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अगर हम अपनाएंगे, ये इनके प्रति, ये इनके प्रति, तो वहाँ पे अकोमोडेशन कहाँ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहाँ है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट कहाँ है? वहाँ तो डिवीजन हो गया ना, सोशल डिवीजन क्रिएट हो गया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हम उसे कहेंगे, जो कि हानिकारक होता है किसी भी समाज के लिए। अब जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ मुस्लिम से, क्या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? क्या वहाँ पे बम विस्फोट नहीं होता? क्या वहाँ पे हत्याएं नहीं होती? यानी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो जगह बन ही जाती है, लेकिन अगर हम अकोमोडेटिव हैं दूसरों को लेके, तो निश्चित रूप से कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी। तो इसलिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है इट इज़ रूल ऑफ मेजॉरिटी, रूल बाय द मेजॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि भाई जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वही शासन करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है वो उनके ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं, उनका भला नहीं सोचेंगे।
अरे शासन तो आप पूरी कंट्री पे करते हो ना, तो सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन को लेके चलना, मेजॉरिटी क्या सोचती है उसको करना, कि भाई 10 में से 7 लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं वो करो, 3 लोगों को छोड़ो ना, सरकार तो ये लोग बनाएंगे हमारे, ये 3 लोग क्या बनाएंगे। नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर ये सोच है तो श्रीलंका जैसे केस बन जाएंगे, जहाँ पर आपने देखा था कि सिविल वॉर तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म को प्रमोट करना, सिन्हला लैंग्वेज को लाद दिया गया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, और सिन्हला पीपल को ही प्रमोट किया गया, जगह जगह अपॉर्चुनिटी सबको बराबर नहीं दी गई, तमिल को, लैंग्वेज को, उनकी कल्चर को अवॉइड करने की कोशिश की गई, कॉन्फ्लिक्ट बनता चला गया। डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो संख्या में वो क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं, माइनॉरिटी को भी लेके चलना चाहिए। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी है उसे माइनॉरिटी के साथ मिलकर चलना चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, जिससे गवर्नमेंट का शासन ऐसा लगे कि जनरल व्यू को रिप्रेजेंट करती है। जनरल व्यू का मतलब यह है कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, दोनों के व्यूज़ को साथ लेके चलना, तो जनरल व्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ माना जाएगा। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में अगर ये व्यवस्था है कि मान लीजिए 7 में से किसी एक व्यक्ति ने कोई एक इशू उठाया, पावर्टी का इशू उठा लिया मान लीजिए, तो क्या ये 3 लोग हैं, क्या यहाँ गरीबी नहीं होगी, ये भी तो उसको सपोर्ट करेंगे। अब मान लीजिए तीनों में से किसी ने एक इशू उठा दिया एजुकेशन का, कि भाई हमारे यहाँ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, अब माइनॉरिटी ने उठाया है, तो क्या मेजॉरिटी के सामने प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तो इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ओपिनियन चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे मेजॉरिटी का हो, जब ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उसको तो मेजॉरिटी ओपिनियन हो जाएगा, कम सपोर्ट मिलेगा तो चाहे वो मेजॉरिटी पीपल ही क्यों ना उठाएं वो माइनॉरिटी ओपिनियन हो जाएगा। इसलिए मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया में तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे इंडिया में लें तो हिंदूज ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि रूल ऑफ हिंदूज, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और नस्ल। हालांकि हमारे इंडिया में रेस की प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन कास्टिज्म हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा है, या लिंग्विस्टिक ग्रुप की भाषा के आधार पर। अब जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब महाराष्ट्र में मराठी 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 होता रहता है, मराठी वहाँ पे स्टेट लैंग्वेज भी है, मराठी आपको बोलना आना चाहिए, वहाँ पे डिफरेंसेस लिंग्विस्टिक आधार पे बन जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है कि मराठियों को प्रेफरेंस देती है, यानी ये मान के चलती है कि दिस शुड बी रूल्ड बाय द मराठा पीपल। ये नहीं होना चाहिए। बीच में तो ऐसे भी केसेस मिलने लगे थे कि जो नॉर्थ इंडियन पीपल हैं, जो बिहार से उत्तर प्रदेश से जाते हैं, उनको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया गया था कि आप लोग मराठी नहीं हो, नॉन मराठी हो, यहाँ सिर्फ मराठियों के लिए वर्क की आवश्यकता है, उन्हीं के लिए जगह है, उन्हीं को नौकरी मिलेंगी, तुम्हारी वजह से यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलता। ये सब ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं होता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो रिलीजन है उसे प्रमोट करो, जिस रेस के हैं उसे प्रमोट करो, जिस भाषा के हैं उसे प्रमोट करो। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, बल्कि रूल बाय मेजॉरिटी मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीजन अगर होता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, या किसी का भी चुनाव करना हो हमें, चाहे इलेक्शन के समय हो चाहे वैसे भी हो, डिफरेंट पर्सनस एंड ग्रुप्स, तो तरह तरह के लोग, तरह तरह के समुदाय, कम्युनिटी, सोसाइटी, ग्रुप्स में कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी बना सकें। ये बहुत ईजी है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि जो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं हमारे मुस्लिम्स हैं, अगर वो कोई इशू रेज करते हैं तो हिंदूज़ भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो एक इशू जो उन्होंने रेज किया है उसको मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब कि दिस पर्सन फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन। इसी प्रकार से हिंदूज़ अगर कोई इशू उठाते हैं और मुस्लिम्स को भी लगता है यार ये इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी प्रभावित करता है, इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया, तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का भी सपोर्ट मिल गया और एक प्रकार से बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा। इसी तरह से जब मिलकर एजिटेशन करते हैं तो सरकार पे दबाव बनता है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ ए चांस। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी है जब वहाँ पर हर नागरिक को, मतलब उस देश के रहने वाले जो नेटिव पीपल हैं, उन्हें ये मौका मिले, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी वो मेजॉरिटी का हिस्सा बन सके। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि कोई इशू रेज किया जाता है तो उस पर कैसे सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा त्यौहार के मौके पर देखिए, ईद पर हिंदूज़ बधाई देने आते हैं, होली पे, दिवाली पे देखिए मुस्लिम्स बधाई देने आते हैं। कितना अकोमोडेशन हमारे यहाँ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में।
कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी बनाता है, उसके बाद वो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनती है उसमें कॉलिशन में अगर वो उसका हिस्सा बनती है, तो एक प्रकार से हम यही तो कहेंगे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट का वो पार्टी हिस्सा है। जैसे मैंने क्लास का उदाहरण दिया था कि 2 पंजाबी बच्चे हैं, अब पता चला कि पूरी क्लास में जो मेजर पोर्शन है क्लास का वो इन लोगों से थोड़ी दूरी बना के चलता है, ये कभी भी इस मेजॉरिटी पार्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा इसका बस लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने को इस मेजॉरिटी का हिस्सा मानकर चलेंगे। तो किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो कभी भी किसी भी मेजॉरिटी का हिस्सा बन सके, डेमोक्रेसी में ये व्यवस्था होनी चाहिए। पाकिस्तान का उदाहरण लें तो वहाँ पे मुस्लिम्स को छोड़ के कोई भी अदर रिलीजन का व्यक्ति है वो कभी भी मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था की गई है। अब उदाहरण के लिए मैं फिल्म का लेता हूँ। आपने नवाजुद्दीन का नाम सुना होगा, इरफान खान का नाम सुना होगा। इरफान खान तो अब नहीं रहे, कैंसर से उनकी डेथ हो गई, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी भी हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई कमी है बॉलीवुड में समर्थकों की? सो मैनी फैंस आर देयर। माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। मैंने 2 यहाँ पे उदाहरण दिए, तो 2 सिटीजन आप इनको मान लीजिए, लेकिन देखिए दे आर लव्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे आर द पार्ट ऑफ मेजॉरिटी। तो डेमोक्रेसी में ये होता है। इफ समवन इज बार्ड, अगर हम किसी को मना करते हैं, रोकते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी, आप मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन सकते, भैया आप दूरी रहो, हम लोगों के साथ मत आओ, मतलब वी डोंट वांट टू बी अकोमोडेटिव विद यू। तो लेकिन हम क्यों तुमसे दूर रखना चाहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तुम्हारे जन्म के आधार पे। देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव। तो वहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक कानून है, वो वहीं पर नॉन अकोमोडेटिव हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जिसके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं उसके लिए वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और दैट ग्रुप। अब देखिए हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। जो सवर्ण जाति के लोग हैं, वो जिन्हें वो अपने से नीचे समझते हैं, निचली जाति का या दलित समझते हैं, उनसे दूरी बना के चलना चाहते हैं, उनके साथ खाना पीना नहीं करना चाहते हैं। तो क्या कभी ये समुदाय इस समुदाय का हिस्सा बन पाएगा? कभी अगर मान लीजिए मेजॉरिटी में तो फिलहाल यही लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोशल मिंगलिंग जिसे हम कहते हैं हो पाएगा? लेकिन अब देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ ही रहा है। बाज़ारों में, बसों में, सिनेमा हॉल्स में, स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में ये डिफरेंसेस अब काम नहीं आते हैं और सबको एक साथ मिलकर उठते बैठते आपने देखा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम भी हो रहा है ये डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो बार्ड शब्द है ये नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर हम किसी को प्रतिबंधित करते हैं, रोकते हैं कहीं आने जाने से, तो निश्चित है कि उसे वो हक हम देना नहीं चाहते हैं। डेमोक्रेसी में ये नहीं चलता। देखिए यहाँ पे कार्टून दिए गए हैं, 2 कार्टून, और इस कार्टून में देखिए यहाँ पे तो ग्रीटिंग है, मतलब लोग मिलकर आपस में रहना चाहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं। ये है कि दे आर अकोमोडेटिव टू ईच अदर। अब देखिए इसमें ब्लैक वाला है तो इसका कुछ असर देखिए इस पे चला गया है, ब्लैक। और जो वाइट वाला हाथ है देखिए इसका कुछ असर आ गया है इस ब्लैक वाले पीपल। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग का रिस्पेक्ट करते हैं। इसका स्थान इनके दिल में है और इसके लिए स्थान इनके दिल में है। यानी आप कह सकते हो कि दे आर कनेक्टेड बाई फ्रेंडली रिलेशंस। दिस इज अकोमोडेटिव कॉन्सेप्ट। इधर देखिए आप 2 लोग आपस में भिड़े हुए हैं, यानी दुश्मन बने हुए हैं। डेमोक्रेसी में ये भी देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी में ये भी देखने को मिलता है। श्रीलंका को हम ये उदाहरण ले सकते हैं श्रीलंका के लिए, और ये वाला जो उदाहरण ले सकते हैं हम बेल्जियम का ले सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व किया गया था। अब देखिए शरीर एक ही है, यानी कंट्री एक ही है, लेकिन वहाँ पे कम से कम 2 मेजर ग्रुप्स आपस में भिड़े हुए हैं। ये श्रीलंका का केस है, सिनेला एंड तमिल। तो डेमोक्रेसी में ये दोनों देखने को मिलते हैं। मीन्स 2 images depict 2 different kinds of effects democratic politics can have on social division। और इसे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और वहाँ पे जो शासन करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगला पार्ट हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे, यानी 6th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लिया करिए, कुछ मटेरियल आपको वहाँ मिल जाया करेगा, और आपको जो अदर पार्ट्स हैं उनकी लिंक मिल जाती है। नोट सीरीज और एक्सप्लेनेशन सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।